Yes, my dear students, today on your desire, I am on special points for 12th bio classes bio students in your aspected biome, academic and spiritual science classes. Dear students, वैसे बायो में आपने हर सारे रिलेशन को बड़े गहराई के साथ बड़ी संजीदगी के साथ पढ़ा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिसके बारे में आज आपसे चर्चा करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था या अक्सर हमने देखा कि नीट के लेवल पर, सीबीएसई बोर्ड के लेवल पर या यूपी बोर्ड के लेवल पर ये क्वेश्चन अक्सर किए जाते हैं और थोड़ी सी जानकारी न होने के नाते हम जो है इस नंबर लेने से वंचित रह जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस जानकारी से अछूते रह गए हैं, उनके लिए आज का ये स्पेशल क्लास है। इसे देखें, पसंद आए तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। यस, थैंक्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिली पॉइंट्स फॉर 12 बायो क्लासेस। सिली पॉइंट्स मीन्स वो चीजें जो लास्ट में छूट गई थी या नहीं, जिस पर फोकस किया जा सका था, या हमारे स्टूडेंट्स क्लास में चर्चा तो किया गया लेकिन उस समय वो उपस्थित नहीं थे, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीजें विशेष रूप से अपरिहार्य और आवश्यक हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम दो पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, जिसको हमने संक्षिप्त में ब्रीफ नाम दिया है पीडीबी, और दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ मियोटिक या मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, नंबर ऑफ मियोटिक मियोसिस डिवीजंस फॉर स्पेशली सीड्स, सेरेल्स, फ्रूट्स आर पोलन ग्रेन्स, स्पर्म एंड ओवम। तो इन सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि अभी हम चर्चा करने वाले हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है। इसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप इस पूरे व्हाइट बोर्ड का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। अब आइए पॉइंट पर हम आते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम पहले आते हैं डीएनए पर। जो हमारा बायोमॉलिक्यूल है डीएनए, तो डीएनए ये यहाँ पर एक रफ डायग्राम आपका डीएनए का दिया है, केवल समझने के लिए सिंबॉलिक। ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड, ठीक। इस स्ट्रैंड में आप अगर इसको थोड़ा सा डिटेल करें तो ये देखते हैं ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स हैं। एक स्ट्रैंड इस केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा स्ट्रैंड ये इन केमिकल्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहां देखिए, हम जानते हैं कि डीएनए हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड बायोमॉलिक्यूल है। तो यहां पर डीएनए में क्या होता है, डीएनए में कौन कौन से कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर को अगर हम देखें तो कंडीशन ये होती है, ये 5 कार्बन एटम का, द कंपाउंड्स मेड बाय 5 कार्बन एटम्स इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। पांचवा कार्बन, चौथा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन। यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है जो चौथे कार्बन और पहले कार्बन को बैलेंस करता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है पेंटागोनल हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी ये डीऑक्सीराइबोस होता है, ध्यान रखिएगा अगर यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोक्सिल अटैच है तो यहां पे क्या है, सब में हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, 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 हाइड्रोजन, 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 ये हो गया। ये देखिए ये, तो क्या हो गया, OH, H, H और 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।
यदि स्ट्रक्चर ऐसा है पेंटोस शुगर का जिसमें क्या है 5 हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5। अगर 5 ऑक्सीजन इस पेंटोस शुगर में है तो कहलाएगा राइबोस शुगर। लेकिन यदि इस दूसरे कार्बन से ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाए, केवल हाइड्रोजन ही यहाँ रह जाए, तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और तब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस कहलाएगा। तो इस प्रकार से राइबोस का फॉर्मूला हो जाता है C5H5O5, C5H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10O5। ये आपका है राइबोस शुगर, जिससे कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है। यानी आरएनए के फॉर्मेशन में ये राइबोस शर्करा होती है पेंटोस शुगर, जबकि डीएनए के फॉर्मेशन में यहाँ से एक ऑक्सीजन रिप्लेस कर जाता है दूसरे कार्बन का और इसका फॉर्मूला हो जाता है C5H10O4। ये हो गया डीऑक्सी राइबोस शुगर, जिससे कि डीएनए की रचना होती है। तो इससे ये डीएनए में पाया जाता है और ये आरएनए में पाया जाता है। ठीक, अब इतना जानने के बाद यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, जहां एस दिखा गया है, ये एस क्या है, ये शुगर है। कौन सा शुगर, पेंटोस शुगर। डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर, और आरएनए है तो राइबोस पेंटोस शुगर। अब ध्यान रखिएगा, जरा डीएनए के स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये एक शुगर है, एक स्टैंड की पहले चर्चा करेंगे, एक स्टैंड की चर्चा करते हैं। ये पेंटोस शुगर है, कौन सा, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर से जब कोई भी नाइट्रोजिनस बेस मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, दो होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है, पिरिमिडिन्स होते हैं। तो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन में दो नाइट्रोजन बेस होते हैं, होता है एजी। पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स 3 होते हैं, वो होते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। कहने का मतलब, अगर इसका फॉर्मुलिफिकेशन कर दिया जाए तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एजी कट ही क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यही 4 बेस से कोई भी आरएनए या डीएनए 4 ही नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनता है। आप जानते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 मिलके क्या बनाएंगे, ये 4 मिलके डीएनए बनाएंगे। यानी डीएनए में जो 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन आरएनए में जो आरएनए बनता है, आरएनए में क्या होता है, थाइमिन नहीं होता है। ये 4 होंगे, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरासिल होगा, थाइमिन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए यहां पे देखिए, जैसे ही डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर से कोई नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है, वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड, इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स बनते चले जाएंगे। यहाँ पर पेंटोस शुगर से एडेनिन जुड़ा, यहाँ पे गुआनिन जुड़ा, यहाँ से साइटोसिन जुड़ा, यहाँ थाइमिन जुड़ा, यहाँ एडेनिन जुड़ा, यहाँ थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन, ये जुड़ करके जो है क्या बनाए, जैसे ही जुड़ेगा वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो इस प्रकार से यह इतना न्यूक्लियोसाइड है, ये इतना न्यूक्लियोसाइड है।
ठीक है। तो जब दो न्यूक्लियोसाइड आपस में फास्फेट से, किसी एक फास्फेट के दो ईस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहां देखिएगा, अब यहां पर जो है एक न्यूक्लियोसाइड ये हुआ, दूसरा न्यूक्लियोसाइड ये हुआ। तो ये दोनों न्यूक्लियोसाइड इस एक फास्फेट से अटैच हो गए। अब ये बन गया, इतना मॉलिक्यूल क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं दो न्यूक्लियोसाइड के बीच में एक फास्फेट कॉमन होता है। और फास्फेट का हम जानते हैं फास्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज इस शुगर के हाइड्रॉक्सिल को रिप्लेस करके बॉन्डिंग करेगा, दूसरा इस शुगर के हाइड्रॉक्सिल को रिप्लेस करके बॉन्डिंग करेगा। इस प्रकार से एक फास्फेट के दो ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। एक पहला ये बना ईस्टर बॉन्ड, दूसरा ये ईस्टर बॉन्ड बना। तो ये दोनों ईस्टर बॉन्ड मिलकर के क्या बनाएंगे, फास्फेट के डाइस्टर बॉन्ड कहलाएंगे। ये दो बॉन्ड बराबर एक डाइस्टर बॉन्ड। फास्फेट के दो ईस्टर बॉन्ड्स इज इक्वल टू 1 डाइस्टर बॉन्ड ऑफ फास्फेट। तो ये हुआ, यही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और यही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स क्या है, इस प्रकार से देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स को मिला करके, दो न्यूक्लियोसाइड्स को मिला करके एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है। यानी एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में दो ईस्टर बॉन्ड, फास्फो ईस्टर बॉन्ड होंगे। अच्छा, यही चीज ठीक इसका रिवर्स, इसका उल्टा इधर बना हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल होता है, उसी को रिप्लेस करके क्या करता है, यहां पर नाइट्रोजन का एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन इत्यादि जुड़ते हैं पहले कार्बन से ही। और यहां जो इनके जुड़ने से जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां होता है। तो इस प्रकार से इधर के जो चेन है और ये इधर का चेन है। अब आइए थोड़ा सा पोलराइजेशन पे चर्चा कर लें। पोलराइजेशन पे अगर चर्चा कीजिए तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 5वें कार्बन पर हाइड्रोक्सिल फ्री है। यहां पर क्या है, देखिए यहां पे जो फास्फेट है, यहां पे तीसरे कार्बन से लगा हुआ है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पे 5वें कार्बन से फास्फेट लगा हुआ है। एक बॉन्ड इसका यहां बॉन्डिंग करने में लग गया, और यहां पर दो बॉन्ड अभी फास्फेट के फ्री हैं। यहां पर लास्ट में तीसरे कार्बन से क्या हुआ, तीसरे कार्बन से क्या हुआ, इस हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करके क्या करता है, एक बॉन्डिंग यहां बनती है। तो इस प्रकार से यह हुआ 5वें पर फास्फेट फ्री, तीसरे पर हाइड्रोक्सिल फ्री। तो इसका अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस चेन का जो है पोलराइजेशन होगा। और ठीक इसका उल्टा पोलराइजेशन यहां होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहां 3 प्राइम टू 5 प्राइम कैसे होगा, 3 पर जो है हाइड्रोक्सिल, 3 पर हाइड्रोक्सिल फ्री है, और 5वें पर क्या होगा, यहां पे फॉस्फेट अटैच होता है। ठीक है, तो इसका पोलराइजेशन 3 टू 5 प्राइम हो गया। अब आगे देखिए, हम अगले चीज यानी नाइट्रोजन बेस पेयर की चर्चा करते हैं। ध्यान रखना बेटा, जब किसी कोई एक डीएनए स्ट्रैंड अपने एंटी पैरेलल दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के पास में आता है, तो यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस आपस में अगर एंटी हैं लेकिन पैरेलल हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, तो क्या करेगा, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन इस न्यूक्लियोसाइड या ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड्स के जो बेसेस हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इसके साथ यहाँ एडेनिन है, इसके साथ यहाँ गुआनिन है। चार्गाफ के नियमानुसार एडेनिन ने अपने कंप्लीमेंट्री थायमिन के साथ क्या काम किया, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया। और यहाँ पे गुआनिन ने अपने कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये नाइट्रोजन बेस बना लिए। ये नाइट्रोजन बेस,
यही नाइट्रोजन बेस है जिसके बारे में चर्चा होगी। एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा नाइट्रोजन, एक बेस पेयर, दूसरा, ये नाइट्रोजन बेसिस से जो पेयरिंग से जो बॉन्डिंग बना इसको बेस पेयर कहेंगे। एक बेस दूसरा बेस, दोनों बेस के पेयर आ गए। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर, सात पेयर, आठ पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर, 11 पेयर, 12 पेयर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 बेस पेयर का एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको शो किया जा रहा है। तो ये क्या है, यही बेस पेयर्स हैं, इनको हम बीपी कहते हैं। 12 बेस पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि इनकी यदि आगे कैलकुलेशन को इजी करने में, समझाने में आसानी होगी, इसलिए यहाँ पर 12 बेस पेयर का डीएनए मैंने आपको बनाया है। तो आप अब तक मैं समझता हूं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और फास्फोइस्टर बॉन्ड को आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर देख लीजिए, फास्फेट के दो ईस्टर बॉन्ड्स, फास्फेट के दो ईस्टर बॉन्ड्स जब दो न्यूक्लियोसाइड को आपस में जोड़ते हैं तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाते हैं। अर्थात दो ईस्टर बॉन्ड बराबर एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब दो फास्फो, हम जानते हैं फास्फेट में 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो दो चार्ज तो दो ईस्टर बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक चार्ज हमेशा फास्फेट पे फ्री होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक चार्ज जो है फास्फेट पे फ्री है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक एक फास्फेट का चार्ज जो है एक्स्ट्रा फ्री पड़ा हुआ है। यही वजह है कि फास्फेट क्या होता है, ये डीएनए क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। यही वजह होता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब आइए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, जिसको हमने ब्रीफ में पीडीबी लिखा है। पीडीबी मीन्स ये हमारा अपना, हो सकता है सचमुच में ऐसा होता हो, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए ब्रीफ जो है पीडीबी यूज किया गया हो। तो जैसा हो सुविधा, अगर आप कहीं पीडीबी लिखते हैं तो उसके साइड में जरूर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिखेंगे, ठीक ना। बी फॉर बॉन्ड, डी फॉर डाई, पी फॉर फास्फो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब नाइट्रोजन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जब बेसेस की संख्या या बेस पेयर की संख्या दी हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर या फास्फोइस्टर बॉन्ड का नंबर पूछता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाता है। आइए उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो क्या होता है, यदि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर दिया हुआ है, पहले कैलकुलेशन, पहले देखिए, पहले हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे। अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इफ n इज नंबर ऑफ बेस पेयर, यदि नंबर ऑफ बेस पेयर हमको दिया गया है और हमसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर पूछा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस फार्मूला को लगा करके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बराबर होता है 2 ब्रैकेट में n-1, यानी जितना बेस पेयर दिया है उस बेस पेयर में से एक घटा दीजिए, घटा करके उसका डबल कर दीजिए, आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर मिल जाएंगे। जैसे जैसे और दूसरी कंडीशन यह है, अगर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर दिया है और नंबर ऑफ बेस पेयर पूछ रहा है, तो इस फार्मूले से हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर दिए होने पर नंबर ऑफ बेस पेयर भी निकाल सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। जैसे मान लीजिए, अब यहां पर इस सूत्र से निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड प्लस 2/2। आइए इसी फार्मूला को हम इस डीएनए पर प्लॉट करते हैं, इसके एग्जांपल से देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आइए, अगर n बराबर 12 दे दिया गया, 12, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीडीबी कितना होगा, तो नंबर ऑफ पीडीबी बराबर कितना होगा, 2n-1, 2n-1, दैट विल बी इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 12 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज हो गया, 2, 12 में से 1 निकल गया, 11, 2 इंटू 11, दैट विल बी इक्वल टू 22। 11 2 जा 2 11 जा या 11 2 जा 22। अब देखिए क्या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 20 है, आइए इसको यहां देखते हैं। ओके, तो हमने आपसे कहा था कि दो ईस्टर बॉन्ड, ये ईस्टर बॉन्ड है,
ये ईस्टर बॉन्ड है, तो 2 ईस्टर बॉन्ड बराबर 1 डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो एक फास्फेट के साथ एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, तो एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इधर एक स्टैंड का सिंगल स्टैंड का, और 11 इधर दूसरे सिंगल स्टैंड का। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 आया ना, जो वहां मिला वो यहाँ मिला 22। नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड विल बी इक्वल टू 22। अब आइए, यदि यही ये पूछ ले, यदि ये कह दिया कि यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू 22, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ बेस पेयर्स। आइए, तो नंबर ऑफ बेस पेयर के लिए ये फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कितने आए 22, 22 प्लस 2 अपॉन 2, that will be equal to 22, 24 upon 2, that will be equal to 12। आइए देखिए, बेस पेयर 12 हुए कि नहीं हुए, A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना, वेरीफाइड हुआ। ठीक, अब आइए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखते हैं। यहां देखिए सेकंड स्टेप क्या है, अब नंबर ऑफ फास्फोईस्टर बॉन्ड डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड के लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए नंबर ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स, फास्फोईस्टर बॉन्ड विल बी इक्वल टू 2 इंटू डबल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अगर हमें ईस्टर बॉन्ड का नंबर निकालना है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जितने नंबर है उसका डबल कर दीजिए। क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हमको फास्फोईस्टर बॉन्ड्स की संख्या मालूम हो जाएगी। जैसे यहां देखिए, यहां देखिए यदि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर कितना आ गया था, कितना आया था अभी, कितना आया था 11 दूनी 22 आया था। तो अगर 22 है, यदि पी डी बी बराबर 22 हुआ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, 11 इधर और 11 इधर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अगर पीडीबी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नंबर इज 22, तो नंबर ऑफ फास्फोईस्टर बॉन्ड विल बी व्हाट, तो नंबर ऑफ फास्फोईस्टर बॉन्ड बराबर होगा, फास्फोईस्टर बॉन्ड बराबर होगा 2 इंटू पी डी बी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, that will be equal to 2 into 22, that will be equal to 44। 44 फास्फोएस्टर बॉन्ड्स होंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। कहां से कैसे होंगे, आइए देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। हैं नंबर ऑफ फास्फोएस्टर बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और इधर 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 44 आया। नंबर ऑफ डाइस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड कितने होंगे 44। ठीक, अब आइए दूसरा कैलकुलेशन, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो गई, अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू n-1। जितने बेस पेयर दिए हों, बेस पेयर में से आप 1 को घटा दीजिए, एक निकाल दीजिए, नंबर आपको क्या मिल जाएंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मिल जाएंगे। जैसे इस फार्मूला को अप्लाई करके देखें अगर हम, कि हमें n बराबर कितना है, n बराबर हमारा जो है 12 है। अगर n बराबर यहां पर, यहां इस कंडीशन के लिए अगर n बराबर 12 है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड विल बी इक्वल टू 12 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 11। आइए देख लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड माने इधर का छोड़ दीजिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मीन्स आप यहां से इनको केवल इतना ही लीजिए, केवल इतनी की चर्चा करते हैं, क्योंकि जितना इधर है उतना उधर है, इतने की बात करते हैं। इतने में
नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे देख लीजिए, 2 एस्टर बॉन्ड बराबर 1 डाइस्टर बॉन्ड, तो 1 डाइस्टर बॉन्ड, दूसरा डाइस्टर बॉन्ड, तीसरा डाइस्टर बॉन्ड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, कुल कितने एस्टर बॉन्ड आए 11। कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आए सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर एक स्टैंड में कुल कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, वो आएगा 11। इस सूत्र से आपको मालूम हो गया, यहां से आपको पता चल गया। अब आइए दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, यदि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सिंगल स्टैंड में अगर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दिया है और उससे बेस पेयर का नंबर पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की जितनी संख्या है उसमें से उसमें एक जोड़ दीजिए, आपको नंबर ऑफ बेस पेयर मिल जाएंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर कितना आया था 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया। तो यहां पर पीडीबी कितना हुआ, पीडीबी अगर 11 है किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सिंगल स्टैंड में, यदि पीडीबी 11 है तो नंबर ऑफ बेस पेयर उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के कितने होंगे 11 प्लस 1, पीडीबी नंबर प्लस 1 इजिकल टू 11 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सिंगल स्टैंड में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के नंबर 11 हैं तो टोटल उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कुल कितने बेस पेयर होंगे, ये हो गए 12। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरीफाइड। ओके, अब आइए ये कंडीशन हो गई। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ मेयोटिक डिविजन्स या रिडक्शन डिवीजन, कैलकुलेशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन। तो बेटा ध्यान रखो, अब यहां पर हम लोग मेयोटिक डिवीजन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी जब कभी किसी प्लांट में कभी क्वेश्चन दिया रहता है कि भाई कोई सीड है, सीड का इतना नंबर है, या सेरेल्स का इतना नंबर है, या फ्रूट्स के इतने नंबर हैं, उतने नंबर में फ्रूट सीड्स या इसको बनाने के लिए, या उतने नंबर में पॉलन ग्रेन्स इतने हैं, स्पर्म्स के नंबर इतने हैं, ओवम के नंबर इतने हैं। इन 6 कंडीशन में पूछा जाता है, सीड का नंबर दे दिया, सेरेल्स का नंबर दे दिया, फ्रूट का नंबर दे दिया, पॉलन ग्रेन्स का नंबर दे दिया, स्पर्म का नंबर या ओवम का नंबर दे दिया। अब देख करके क्या पूछ रहा है कि बताइए इतने नंबर्स में इनको बनाने के लिए कुल कितने रिडक्शन डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन या मेयोसिस डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन के इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शांत होकर के हमें 2 पॉइंट्स पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट ये देखना होगा कि जिस चीज का नंबर दिया है, जिस चीज का नंबर दिया है, वो सीड का नंबर दिया है, सेरेल का नंबर दिया है, या फ्रूट का नंबर दिया है, कि पॉलन ग्रेन का नंबर दिया है, स्पर्म का नंबर दिया है, या ओम का नंबर दिया है, इसमें से हमें पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 6 स्ट्रक्चर हैं, ये 6 स्ट्रक्चर में कुछ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं जिनके सेल में क्रोमोसोम 2 सेट में होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, और कुछ सिंगल क्रोमोसोमल नंबर वाले जो है क्या होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाले क्या होते हैं, स्ट्रक्चर हैं। तो पहले इसको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने में हम यहां पर आपकी हेल्प के लिए दे रहे हैं कि यहां पर सीड्स, सेरेल्स और फ्रूट्स ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं, और पॉलन ग्रेन्स, स्पर्म और ओवम ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये फोकस करना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिया है वो हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है। यदि वो डिप्लॉयड है मींस अगर वो सीड, सेरेल्स या फ्रूट में से कुछ भी का नंबर दिया है तो उसको हम x मान लेते हैं, और x मान करके तब हम क्या काम करेंगे, रिडक्शन डिवीजन के नंबर के लिए क्या फार्मूला है, x रिडक्शन डिवीजन फॉर सच टाइप ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू x प्लस x अपॉन 4। यहां पे x क्या है, x इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर लाइक हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड के x के लिए, डिप्लॉयड के नंबर्स के लिए x का x है, ये हैप्लॉयड नंबर्स के लिए, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर के लिए x का वैल्यू दिया है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या काम करेंगे, यदि इनमें से किसी की संख्या दिया है और हमसे रिडक्शन डिवीजन पूछ रहा है, तो हम इस फार्मूला को लगाएंगे, रिडक्शन डिवीजन विल बी इक्वल टू x प्लस x अपॉन 4।
आइए एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें सीड्स का नंबर दिया है, यदि सीड बराबर 100 है, यह सीड का नंबर 100 दे दिया, तो यहां पर उसके लिए कुल कितने रिडक्शन डिवीजन हमको करने होंगे। तो यहां पे फार्मूला दे दिया गया है, ये देखिए यहां पर रिडक्शन डिवीजन यानी x बराबर दे दिया 100, किसका है स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉयड का है। डिप्लॉयड में ये फार्मूला लगेगा, हेप्लॉयड के लिए ये फार्मूला लगेगा, हेप्लॉयड स्ट्रक्चर के लिए ये फार्मूला लगेगा, पॉलन ग्रेन स्पर्म ओवम के लिए ये फार्मूला लगेगा, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर माने सीड्स सेरल्स और फ्रूट्स के लिए ये वाले फार्मूले लगेंगे। तो अगर इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के लिए x की वैल्यू 100 है तो रिडक्शन डिवीजन बराबर होगा x प्लस एक्स अपान 4। x की वैल्यू आ गई 100 प्लस x अपान 4, इसका वैल्यू आ गया 25, तो हो गया 100 प्लस 25 बराबर हो गया 125। यानी यदि 100 सीड हैं तो 100 सीड के फॉर्मेशन के लिए हमको 125 बार मियोटिक डिवीजन को रिपीट करना होगा, रिडक्शन डिवीजन 125 बार करना होगा, 125 टाइम्स करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार के अगर 100 सेरल्स हैं उसके लिए 125 रिडक्शन डिवीजन की नीड होगी। अगर फ्रूट्स का नंबर 100 है तो रिडक्शन डिवीजन 125 ही आएगा। इस प्रकार से 100 हो, 200 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 lakhs हो, जो भी हो, इसी फार्मूला से उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए हमको रिडक्शन डिवीजन की वैल्यू दिया गया है, रिडक्शन डिवीजन की वैल्यू दिया गया है, फिर पूछ ले कि इतने रिडक्शन डिवीजन से कितने सीड्स बनेंगे। आइए इसी चीज को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया गया कि 125 रिडक्शन डिवीजन के द्वारा, यदि रिडक्शन डिवीजन की वैल्यू 125 है, इसके द्वारा हमें कुल कितने सीड मिलेंगे। सीड का मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला दे दिया, x बराबर होगा 4rd अपान 5, 4rd अपान 5। तो 4 क्या है, 4 नंबर है, rd कितना दे दिया 125 दे दिया, 125 होल अपान 5 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 4 बचे 20, 2 आ गया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 और 5, 4 एकम 4 1 5, 500 अपान 5 बराबर कितना आ गया 100। अर्थात 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 यस मिनटू ये अर्थात रिडक्शन डिवीजन 125 रिडक्शन करने पर हमको 125 बार रिडक्शन करने पर हमको कुल कितने सीड मिलेंगे, 100 सीड मिलेगा। जब 125 बार रिडक्शन डिवीजन होगा तो उसके द्वारा हमको सीड कितने मिलेंगे, 100। 125 बार रिडक्शन डिवीजन करने पर हमको कितने सेरल्स मिलेंगे, 100। 125 बार रिडक्शन डिवीजन करने पर हमको कुल कितने फ्रूट्स मिलेंगे, 100। फार्मूला ये लागू होगा। अब आइए सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग फोकस करें, जो लास्ट मोमेंट है इसका। देखिए यदि पोलन ग्रेन्स का नंबर दिया है, पोलन ग्रेन्स का, सपोज पोलन ग्रेन्स का नंबर दे दिया उसी तरह 100, पोलन ग्रेन्स GRAIINS, पोलन ग्रेन्स का नंबर ये दे दिया है 100, या स्पर्म का नंबर 100 दे दिया, या ओवम का नंबर 100 दे दिया, 100 200 500 5 lakhs कुछ भी दे दिया, तो x बराबर यही क्या है, यही x है इस फार्मूला के लिए। अगर x के वैल्यू दे दिया गया है और ऐसी कंडीशन में हमको रिडक्शन डिवीजन पूछ रहा है, अर्थात ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू आएगा x अपान 4, तो 100 अगर दे दिया तो 100 अपान 4 बराबर कितना हो जाएगा 25 रिडक्शन डिवीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, अगर रिडक्शन डिवीजन का नंबर दिया है और उससे पूछ रहा है कि कितने ओवम, कितने स्पर्म या कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला यह है, अगर रिडक्शन डिवीजन दे दिया कितना दे दिया, मान लीजिए रिडक्शन डिवीजन 25 आ गया, यदि rd बराबर 25 है तो इसके द्वारा कितने ओवम, कितने स्पर्म या कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे,
उस के नंबर को निकालने के लिए x बराबर होगा 4RD, यानी 4 इंटू 25 इजकल टू 100। तो नंबर आ गया 25 रिडक्शन डिवीजन के द्वारा 100 ओम बनेगा, 25 रिडक्शन डिवीजन के द्वारा 100 स्पॉन्स बनेंगे, 25 रिडक्शन डिवीजन के द्वारा 100 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का व्यू, आज का आपकी स्वागत इतने से ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेके मिलेंगे। बेटा ध्यान रखो, अब दुनियादारी सब भूल करके केवल अपने स्टडी पर अपने को फोकस करो। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी सिटिंग करते हो बैठने के लिए, इस समय आपको क्या करना है, बस स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद आधे मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए आप शांतपूर्वक बैठ जाइए और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए। क्या तैयार हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा पॉइंट छूट रहा है, कौन सा पॉइंट याद आ रहा है। जो याद आ रहा है उसके लिए थैंक यू, जो नहीं याद आ रहा है बार बार दिमाग पर फोकस कीजिए, प्रेशर दीजिए। कौन सा पॉइंट है जो नहीं याद आ रहा है, तुरंत ही कॉपी खोल करके मत देखने लगिए। जब पहले फोकस कीजिए, मतलब ये भूख जागृत कीजिए, जब वो प्रेशर बढ़ जाए, न आए तब कॉपी खोलिए। इससे फायदा क्या होगा, वो पॉइंट याद आ जाएगा और अच्छी तरह याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से लर्निंग एंड रेस्टिंग, लर्निंग एंड रेस्टिंग एंड थिंकिंग इन रेस्टिंग, लर्निंग एंड रेस्टिंग एंड थिंकिंग इन रेस्टिंग, इस फार्मूला को फॉलो कीजिए और दुनियादारी से अपने को दूर रखिए और अपनी तैयारी कीजिए। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपकी मेहनत आपके काम आए, आप स्वयं का भगवान होकर के अपने उद्धार के लिए प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी 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 मच, वंस अगेन थैंक्स।